सर ये जो पूरा मामला है, गुजरात में बीजेपी की जीत हुई, हालांकि देखा गया पूरे देश में जहां जहां चुनाव हुआ, यूपी में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल जीत गया, उधर बिहार में जेडीयू जीत गया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत गया, तो जहां जहां जो क्षेत्रीय दल जो मजबूत था वो सब जीता है। तो इसको आप कैसे दे रहे हैं? कई लोग कह रहे हैं ईवीएम की गड़बड़ी है, तो ईवीएम को लेकर तो अब कई लोग कह रहे हैं कि सारे सवाल ही खत्म हो गए। नहीं, सवाल उनके लिए खत्म हो गए जो या तो अंधभक्त हैं या जो पूरी तरह से ना समझ हैं जी। और जब उन्हें समझ ही नहीं है तो वो तो निश्चित रूप से इस बात को कहेंगे कि भी सारे सवाल खत्म हो गए। ईवीएम को लेकर सवाल, जब तक इस देश में ईवीएम से चुनाव हो रहा है तब तक सवाल न केवल रहेंगे बल्कि दिन प्रतिदिन और मजबूत और बड़े होते चले जाएंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो गए, खत्म हो गए, मैं उनसे सिंपल इतना से जानना चाहता हूं, और मैं जानता हूं उसका जवाब भी कि उनके पास जवाब नहीं है। उनसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या वो लोग ये जानते हैं कि ईवीएम मशीन कैसे काम करती है। इससे भी अलग हटके मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं जी। कि देखिए, चुनाव का जो सबसे महत्वपूर्ण जो काम है चुनाव में इलेक्शन कमीशन का, वो ये है कि चुनाव किस तरह से स्वतंत्र हो, साफ सुथरा हो, निष्पक्ष हो यानी, और पारदर्शी हो। सर क्या जिसकी सारी सच्चाई हर किसी को साफ साफ नजर आनी चाहिए, दिखनी चाहिए। जैसे कहते हैं न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। ठीक इसी तरह से चुनाव न केवल पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वतंत्र होना चाहिए बल्कि साफ साफ दिखना भी चाहिए। जो कोई भी चाहे बिल्कुल उठा के देख ले, कहीं कुछ भी गंदगी उसमें नहीं हो। सर एक सवाल ये है, ईवीएम को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, अगर गुजरात में कांग्रेस जीत जाती तो क्या तभी माना जाता है कि ईवीएम सही है? देखिए, जब तक आज की तारीख में मोदी वहां पर हैं या मोदी प्रधानमंत्री हैं, गुजरात में कोई दूसरी पार्टी जीत नहीं सकेगी। मैं समझता हूं वरुण जी, आपको याद होगा आपने मेरे से यह सवाल पूछा था जी, अगर आपको ध्यान हो, और चुनाव डिक्लेयर होने से पहले पूछा था जी। तकरीबन 3-4 महीने पहले। आप अपनी रिकॉर्डिंग सारी देखिए, उसमें आपको मिलेगा। आपने सवाल पूछा था कि गुजरात में क्या होगा। आप तो गुजरात बहुत पहले से भी कवर करके आए, 6 महीने से कवर कर रहे हैं आप उसको जी। तो मैंने यह कहा था कि कोई कितना भी कोशिश कर ले, गुजरात में बीजेपी ही जीत कर आएगी। तो आपने कहा सर कैसे? तो मैंने कहा इसलिए क्योंकि जो गुजरात है वो प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का गृह राज्य है और 2024 के चुनाव सर पे हैं। अगर 2024 के चुनाव से गुजरात में ही, चुनाव से पहले गुजरात में बीजेपी हार जाती है तो 2024 का चुनाव खत्म, उड़ जाएगा, बीजेपी आ ही नहीं पाएगी। तो फिर क्या माना जाए? इसलिए बीजेपी चाहे जो करना पड़े, प्रधानमंत्री मोदी को मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूं कि उन्हें चाहे जो करना पड़े, और जो भी चाहा उन्होंने किया भी। इसीलिए एक व्यक्ति जो उद्योग मंत्रालय में शायद एडिशनल सेक्रेटरी या कुछ था, उसको रात में उस आदमी ने जो है वीआरएस लिया और 24 घंटे के अंदर ही उस व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमीशन बना दिया गया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट भी पड़ी हुई है, आर्गुमेंट हो चुका है, बहस हो चुकी है, नतीजा आना बाकी। तो यहां से लेकर और जितनी भी सारी चीजें हैं, सो वो उनका गृह राज्य है, वहां हार का मतलब ही नहीं है। चाहे धरती आसमान एक करना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, शाम दाम दंड भेद जो चीज इस्तेमाल करनी पड़े और की गई, वो नतीजे सामने हैं। इसलिए सो आप गड़बड़ी की बात कर तो जब तक वो है तब तक कोई और जीत नहीं सकता। उनकी नक का सवाल। इस बार कोई इस तरह की खबरें नहीं आई कि ईवीएम पकड़ा गया, हैक हो गया, मशीन काम नहीं कर रही है, जैसे आमतौर पर कई बार कुछ टेक्निकल चीजें आती है। इस बार तो ऐसा कुछ तो ये सारी चीजों के विषय में ध्यान रखा गया होगा कि भाई ये जो खबरें आती हैं, ये सारी की सारी खबरें इस बार किसी भी हालत में बाहर नहीं आनी चाहिए। इसके लिए सारी चाक चौबंद व्यवस्था की गई होगी, सारे प्रशासन और मीडिया सबको लगाया गया होगा। तो क्या माना सवाल एक बड़ा गहरा है, इस बात पर भी आप ध्यान दीजिए जी कि एक बड़ी खबर आ रही है कि 5 बजे के बाद काफी बड़ी संख्या में गुजरात में पोलिंग हुआ है, और एक खबर के हिसाब से तो वो 13% तक भी जा रहा है। तो कैसे हो गया? किसने अलाउ किया इतनी भारी संख्या में जो पोलिंग हुआ है? अगर वो वाकई में ईमानदारी से है तब तो एक अलग बात है, और अगर वो बेईमानी से है, जिसकी पूरी संभावना है,
तो तब क्या करेंगे आप? तो लगता है कि सब गोलमाल है। अरे हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं, सब कुछ गोलमाल है, इनके राज में कुछ सही हो ही नहीं सकता। क्या बीजेपी परमानेंट मेजोरिटी की तरफ बढ़ चुकी है? आपको क्या लग रहा है? नहीं, परमानेंट मेजोरिटी का तो सवाल ही नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, मैं आपके माध्यम से चुनौती दे रहा हूं, आप मीडिया के सारे साथी हैं, आप दिखाइए इस बात को। मैं तो प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी ये बात मुझे मालूम है, तो मैं प्रधानमंत्री को सीधे सीधे चुनौती दे रहा हूं कि आप एक बार 2024 का चुनाव आ रहा है ना, इस 2024 के चुनाव में आपकी तो प्रसिद्धि बहुत है, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, दुनिया भर से आपकी जो है मतलब प्रशंसा के वो आ रहे हैं, आपको संदेश आ रहे हैं, दुनिया भर का मीडिया आपको बड़ी प्रशंसा कर रहा है, आपके जलवे की जो है बात कर रहा है। आपका इतना जलवा है, इतना प्रसिद्धि है आपकी, आप इतने विख्यात हैं, लोग इतना पसंद करते हैं आपको। एक बार 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से करवाई, ईवीएम से नहीं। दूध का दूध, पानी का पानी पूरी जनता के सामने आ जाएगा, दुनिया के सामने आ जाएगा कि मोदी जी कहां खड़े हैं। लेकिन मुझे मालूम है आप करेंगे नहीं। सर, एक सवाल क्योंकि ये- आप झूठ में जीते हैं, सच आपके बस की बर्दाश्त करना सर, नहीं। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो विपक्ष है वो अपनी हार को पचा ही नहीं पा रहा है, वो यही नहीं समझ रहा है कि हमारी गलती का वो ईवीएम के ऊपर डाल दे रहा है, वो अपनी जो अंदर की जो खामियां है उसको नहीं पहचान पा रहा है। नहीं, विपक्ष नहीं। हाँ, विपक्ष कौन सा बोल रहा है? ईवीएम के विषय में कौन बोल रहा है बताओ? ईवीएम के विषय में मैं बोल रहा हूं ना। ईवीएम के विषय में कौन सा विपक्ष बोल रहा है? तो आप कह क्या सकते हैं कांग्रेस पार्टी बोल रही है? तो लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया गुजरात में। मैं कह रहा हूं कांग्रेस को जो भी वोट मिला है, जितना भी मिला है, आपके सामने है सारी चीजें। क्या बोल रहे हैं? सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि विपक्ष पूरी तरह से लगभग मर चुका है। क्यों नहीं सवाल उठाता है विपक्ष? कई लोग- ईवीएम के ऊपर क्यों नहीं सवाल उठाता है? कई लोग कोई भी पार्टी। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जाना चाहिए इसके लिए। किसमें? कौन सी कोर्ट में? अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का मसला नहीं है भाई। मैं अरुण जी बार बार कह चुका हूं कि हमारा भारत का यह आंतरिक मसला है। आप चुनाव कैसे करा रहे हैं, ये आपकी अपनी व्यवस्था है, आप अपने ढंग से कराइए, ये सभी है, ठीक है ना। ये दो देशों के बीच को झगड़ा नहीं है, ये दो देशों से अधिक देशों के बीच का कोई झगड़ा नहीं है जो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जाए। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जा नहीं सकता। अगर लोगों को यह गलतफहमी है तो गलतफहमी को दूर कर लें। कई लोग इस तरह की बातें सोच रहे हाँ, तो जो लोग इस बात को कह रहे हैं, जो लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं, वो दोनों ही ना समझ हैं, उन्हें करेक्शन कर लेना चाहिए। ये दो देशों के बीच का मसला नहीं, आंतरिक मामला है भारत का, इसलिए केवल हम ही इसको सुलझा सकते हैं। देश को ही सुलझाना पड़ेगा, संसद सुलझाए या सुप्रीम कोर्ट सुलझाए। जी पूछना। सर, भूपेंद्र पटेल कह रहे कि अर्नब नक्सल जो आए थे उनको भगा दिया गया है। वो देखिए, दिल्ली कोई के रेवड़ी वाले को, देशभक्त को चुना है जनता। नरेंद्र से आगे भूपेंद्र निकल गए। वो तो कितना भी कहते रहे, ये तो मोदी ने कहा था कल, जहां तक के भाषण में, जब उस पे शायद बीजेपी हेड ऑफिस पे जो वो अपनी प्रशंसा का बखान श्रीमान 56 इंची कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने अपने आप ही कहा था कि उससे ये सब करे। ये तो सारी चीजें चलती रहती हैं। मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपने ही आप एक दूसरे की 156 प्रशंसा कर सीटें, लेना। 56 इंच का सीना, कोई कनेक्शन नजर आ रहा है? जी सर, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब और भी जुल्म बढ़ने वाला है सर, तैयार हो हाँ, जाइए। डराना जरूरी है ना। हाँ। 2024 के चुनाव के लिए पूरे भारत को, विशेषकर हिंदुओं को डराना जरूरी है कि जुल्म होगा। आप बड़ी मजेदार बात देखिए, आपने ये जो सवाल है कि अब और भी ज्यादा जुल्म होगा, कौन करेगा भाई जुल्म? सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है? सरकार तुम्हारी, प्रधानमंत्री तुम, गृह मंत्री तुम, डिफेंस मिनिस्टर तुम, वित्त मंत्री तुम, सारे मंत्री तुम, सरकार तुम्हारी केंद्र में, राज्य में सरकार तुम्हारी, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा, हाई कोर्ट तुम्हारा, गवर्नर तुम्हारे, पुलिस तुम्हारी, मिलिट्री तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, और जुल्म बढ़ेगा। कौन करेगा भाई जुल्म? आप बताओ ना। लेकिन हिंदुओं को डराना जरूरी है कि अब जुल्म बढ़ेगा, और उस जुल्म को छोड़ने के लिए आपके पास एक ही अवतार है। वो कौन है? 56 इंची मोदी अवतार। सर, लोगों ने शेर को यहाँ पे बार बार बिठा रहे हैं, आप इस तरीके से आप। अबे राजनीति भाई शेरों के करने की नहीं है, ये जानवरों की नहीं है, लोगों की जरूरत है भाई। मोदी के समर्थक कह रहे हैं हमारे मोदी जी शेर हैं, किसी से डरते नहीं है, शेर कहां रहता है? दुनिया का सबसे जो है शेर कहां रहता शक्तिशाली है? आदमी है। शेर कहां रहता है? तो अपने निवास पे जाना चाहिए उन्हें। ये राजनीति, ये समाज शेरों के लिए। शेर कौन है? एक जानवर ही तो है सर, शेर। मोरवी वो एक मिसाल दिया जाता है ना शेरों निशान का क्या सर। दिया जाता है भाई? जो मतलब आप देखिए कि
इस पर तो लोगों के बैठने की जरूरत है ना। सर लेकिन मोरबी जहाँ पुल हादसा हुआ था वहां से बीजेपी बहुत अंतर से जीती है सर। बिल्कुल, फिर इसको बिल्कुल। कैसे देखेंगे सर? नहीं, मैं तो बता दिया सारी चीज को। मैं जैसे देख रहा हूं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता तो सारी चीजें पता लगती। जब इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है तो उसके बाद आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे मोरबी हो, चाहे आदिवासियों का इलाका हो, चाहे सौराष्ट्र का इलाका हो, चाहे कच्छ का इलाका हो, चाहे जो भी इलाका हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? सर अभी आपने कहा कि मोदी जी लोगों को डरा रहे हैं, तो लोगों को तो आप भी डरा रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि 2024 में अगर ईवीएम से चुनाव हुआ नहीं, मैं नहीं डरा रहा, नहीं, मैं लोगों को समझा रहा हूं। नहीं, बात तो मैं डरा नहीं रहा, आपको लग रही है, अगर आपको लोग लग रही है ये देखेंगे बात। कि- मैं लोगों को समझा रहा हूं, इस देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो निश्चित रूप से बीजेपी जीत कर आएगी। ये डराना नहीं है, डराना यह है कि जुल्म होगा। मैं अगर ये बता रहा हूं सच्चाई कि ईवीएम से होगा तो क्या मैं लोगों को मतलब जुल्म और अत्याचार? तो सर ईवीएम से तो क्या नाम है हिमाचल में भी हुआ, ईवीएम से एमसीडी में भी हुआ, ईवीएम से जो है क्या नाम है राजस्थान में भी हुआ है। वहां आप क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं, हम तो बोल रहे हैं ना, हम बोल तो वहां रहे भी हैं भाजपा की सरकार कि बननी चाहिए गुजरात- थी। गुजरात गृह मंत्री का और प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, वो उनकी नाक का सवाल है, वो उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है, उनकी इज्जत का सवाल है। वहां बेईमानी करनी है। अगर आप कर रहे हैं तो आप बताते क्यों नहीं कि आप 2 राज्यों में हार गए? आप दिल्ली में हार गए एमसीडी चुनाव, एमसीडी चुनाव जस्ट लाइक एमएलए का चुनाव, विधायक का चुनाव उससे कम नहीं है, लेकिन सर कड़ी विधानसभा के टक्कर चुनाव दी से है, कम बीजेपी ने नहीं। कड़ी और टक्कर आप दी जो है। है कोई कड़ी टक्कर नहीं, 104 आई है, काहे की कड़ी टक्कर है? सम्मानजनक कहाँ कड़ी हार टक्कर? हुई है, सम्मानजनक हाँ, वो हार को कैसे भी कह लो, सम्मानजनक कह लो, अपमानजनक कह लो, जैसी भी चाहो कह लो, हार तो हार ही है भाई, समझे ना जी। और आप हिमाचल प्रदेश में जो हारे हैं उसका क्या करेंगे आप? 1% मोदी का वोट जादू जा रहे अगर चल रहा है तो वहां क्यों नहीं 1% चला? वोट जा रहे हैं, सर। एमसीडी में क्यों नहीं चला मोदी का जादू? गुजरात में चला। क्यों? गुजरात नाक का सवाल है, इज्जत का सवाल है। 2024 में चुनाव होने हैं लोकसभा के, अगर उससे पहले गुजरात में प्रधानमंत्री हार जाते हैं, बीजेपी हार जाती है, तो निश्चित रूप से इतनी बुरी हार। तो सर प्रधानमंत्री नाक बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? नहीं, क्यों बचनी चाहिए? हम कह रहे हैं अगर आपके पास में इतना बड़ा बहुमत है, आप अपनी नाक की बात कर रहे हैं। भाई आपकी नाक से बड़ी तो देश की नाक है, तो प्रधानमंत्री देश नाक की कट जनता जाएगी की तो नाक फिर है, तो आप उस चुनाव को फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से कराइए। आप सर, नाक- निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव आप उसको कराइए, और उसके बाद जो जनता का मत हो वो सिद्ध कर देगा कि किसकी नाक बचेगी और किसकी नहीं बचेगी। सर नाक का सवाल तो दिल्ली एमसीडी में भी था ना, 15 साल से बीजेपी थी, फिर एकदम से हार और यहां क्या हुआ? यहां नाक कट गई, क्या हुआ? यहां नाक का सवाल था, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि जहां तुम हार गए, दिल्ली में राजधानी में तुम हार गए और हिमाचल में तुम हार गए, उसकी चर्चा नहीं है। जहां तुमने बेईमानी से इलेक्शन जीत लिया, तुम उसको कह रहे हो कि हमने बड़ा धुरंधर वाला काम कर दिया। अरे वो तो हमें मालूम था, मैंने तो बहुत पहले, अभी थोड़ी देर पहले तो कहा, मैंने तो बता दिया था बहुत पहले कि गुजरात में चुनाव जीत के आएगी। लोग कह रहे थे कि नहीं, आम आदमी की हवा है, और आम आदमी वाला जो हेड है वो ये कह रहा था, केजरीवाल कह रहा था भाई 230 सीट आएंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, पहली बार भविष्यवाणी कर रहा हूं, देखो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। सर आम आदमी तो डांस पार्टी कर रहे हैं सर, वो कह रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी बन गई ना सर केजरीवाल। सरकार बनने में और राष्ट्रीय पार्टी बनने में कोई अंतर है कि नहीं है? उसी से सारे बना अनपढ़ रहे हो हैं। क्या? गंवार हो, सारी अकल जो काम बेच खाई क्या? सर आम आदमी पार्टी ने जो हवा भरी थी, और आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही थी कि भाई हम हिंदू मुस्लिम सब हमारे साथ है, हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है, इंसान से इंसान में हम भेद नहीं करते हैं, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी का भेद खुल गया है? वो भी उसी रास्ते पर है बीजेपी आरएसएस के, क्योंकि उसने भी हिंदुत्व के मुद्दे पर जिस चुनाव लड़ा और उसका उसके नुकसान भी झेलना पड़ा। तो क्या आने वाले समय में आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है? इसको आप कैसे समझ रहे हैं? जो आम आदमी पार्टी का कोई विचारधारा नहीं है, ये सवाल लोग लगातार छोटा पूछा जाता रिचार्ज है। भी कहते हैं। कई लोग कहते हैं छोटा रिचार्ज है आरएसएस का, कोई कहते हैं ये पढ़ा लिखा आरएसएस का नेता है, पढ़ा लिखा अरुण संघी जी, है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये सवाल पूछा। देखिए 2-3 स्टेटमेंट आप उनको समझने की कोशिश कीजिए। एक स्टेटमेंट तो केजरीवाल का ही था जी, कि भाई मैं बनिया का बेटा हूं, धंधा करना तो जानता ही हूं। उस पर रवीश कुमार ने कहा था सरकार चलानी है, दुकान थोड़ी ना चलानी है। एक बात, लेकिन कहा जी, दूसरा, उसने ये कहा कि हमारा परिवार तो पुराना जनसंघी परिवार है। भाई केजरीवाल का स्टेटमेंट है। अब उसके बाद में जब आप जाते हो गुजरात में चुनाव लड़ने, तो आप कहते हो गणेश और लक्ष्मी का फोटो नोट पर होना चाहिए।
गणेश लक्ष्मी, और आप वही सॉफ्ट हिंदुत्व वाली बात करते हो, जय श्री राम के आप नारे लगाते हो। इसके बाद में आपका चेहरा जो दुनिया के सामने नंगा हो गया, कुछ और चीज की जरूरत है क्या? वो बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। और जब मैं बता रहा हूं कि न्यूज 24 पर जब राजेश बादल जी कहते हैं कि जिस विशेष उद्देश्य के लिए उसे बनाया गया आम आदमी पार्टी को, वो उद्देश्य पूरा हो रहा है। और आप देखिए जहां जहां सीधा टकराव था कांग्रेस का और बीजेपी का, वहां पे आम आदमी का कैंडिडेट डाला गया, और विशेषकर मुस्लिम इलाकों में डाला गया। आम आदमी पार्टी अब दम भर रही है 2024 के लिए। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं हरा सकती है, आम आदमी पार्टी बीजेपी को भी हरा सकती है। एमसीडी में हराया, तो कह रहे 24 के लिए आम आदमी पार्टी ने जो है रणनीति शुरू कर दिया मोदी के खिलाफ। बिल्कुल मोदी के खिलाफ नहीं, ये लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। मैं तो बहुत पहले कह चुका हूं कि आरएसएस के द्वारा आम आदमी पार्टी को खड़ा किया गया है, और इसलिए खड़ा किया गया है कि जो लोग प्रधानमंत्री मोदी से नाराज हैं, उनके खिलाफ हैं, उनको हटाना चाहते हैं सत्ता से, उन लोगों के लिए एक विकल्प तैयार किया है आरएसएस ने आम आदमी पार्टी के रूप में, कि जो भैया इन्हें नहीं देते तो वोट इन्हें दे दो, ताकि हिर फिर के कोई भी बात हो सत्ता आरएसएस के हाथ में ही रहे, परोक्ष रूप से सत्ता बीजेपी के हाथ में ही। लेकिन वो सब उसके लिए है। गठबंधन तो हुआ नहीं बीजेपी के साथ, आम आदमी पार्टी का गठबंधन तो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं है, बिना गठबंधन के गठबंधन है भाई। ये आप जानते नहीं, आप समझ रहे हो सारी चीजें। अगर बिना गठबंधन के गठबंधन नहीं होता तो जय श्री राम के नारे क्यों लगते, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात क्यों होती, मुसलमान मरते रहे, मरकज पर जो जिस तरह से ताला लगवाया गया, मरकज में मौलाना साद को जिस तरह से बदनाम किया गया, तबलीगी जमात के लोगों को जिस तरह से बदनाम किया गया। जब दिल्ली में दंगे हुए तो घर में केजरीवाल बैठा रहा, दंगे में किसी की भी मदद नहीं की, और ताहिर हुसैन जो है उसको पूरी तरह से उसी को आतंकवादी बना दिया गया। क्या ये सब जानते नहीं है? क्या मुसलमान जानते हैं इस बात को? क्या दुनिया इस बात को जानती नहीं है? और ये जो स्थिति है कि जिस समय ये केजरीवाल का स्टेटमेंट था कि शाहीन बाग का जो आंदोलन चल रहा था, केजरीवाल ने यह कहा था कि अगर मेरे पास में दिल्ली पुलिस होती तो मैं इस शाहीन बाग को 24 घंटे में खाली करा देता। हालांकि वो तो क्या उसका बाप भी नहीं करा सकता। मैं इन शब्दों में बोल रहा हूं सर। अब दिल्ली के मुसलमानों ने तो दिखा दिया ना। किसने? दिल्ली के मुसलमानों ने दिखा दिया, बीएमसीडी का चुनाव नहीं दिखाया, नकार दिया। दिल्ली के मुसलमानों ने नहीं दिखाया। दिल्ली के मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या ने आज भी केजरीवाल को वोट दिया। वो समझ नहीं पा रहे हैं, समझ जाएंगे सर। कब समझेंगे? जब तुम्हारी गर्दन कट जाएगी तब समझोगे क्या सर? एनआरसी समझोगे आप? एनआरसी की बात मैं कर रहा हूं, एनआरसी सी एनआरसी की बात, उसमें केजरीवाल ने एक शब्द नहीं बोला कभी, जो सी एनआरसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। एनआरसी आ रही है 24 से पहले, 24 से पहले ये सब केजरीवाल देश के लिए घातक मानते हैं क्या आप? किसके आप लिए? जिस तरीके से बात करें वो आप मानते हैं कि देश के लिए घातक है? बड़े उठपटांग सवाल पूछते हो, तुम्हारी भी बुद्धि का पता नहीं भाई, क्या मतलब पूछ रहे हो तुम कि केजरीवाल को घातक? मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल आरएसएस की ही एक शाखा है। तो आरएसएस को आप क्या मानते हैं? आरएसएस इस देश के लिए सबसे खतरनाक संस्था है। तो बीजेपी इस देश के लिए तबाही लाने वाली पार्टी है, और आम आदमी पार्टी भी उसी का एक हिस्सा है। तो इसके बाद कुछ और कहने की जरूरत पड़ती है? देश का भला कौन करेगा सर? हम करेंगे देश का भला। जिस दिन हम जैसे लोग आएंगे वो करेंगे देश का भला। जिस दिन हमारे साथ में ईमानदार और नौजवान साथी आएंगे, जो अच्छे लोग हैं, घरों से बाहर निकल कर राजनीति में आएंगे, तब देश का भला होगा। तो जब सत्ता इन बेईमानों के हाथों से छीन लेंगे अच्छे लोग, और अच्छे लोगों की सरकार बनेगी, तब आएंगे लोग। तो ईमानदार तो केजरीवाल भी, वो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। अरे किस केजरीवाल की ईमानदारी की बात कर रहे हो आप? 50,000 करोड़ रुपया एससी सब प्लान का केजरीवाल खाए पड़ा है, जवाब नहीं दिए बनना उसको। हाई कोर्ट में महमूद परचा साहब ने एक पिटीशन फाइल कर रखी है, और आरटीआई दिल्ली सरकार के ही डिपार्टमेंट ने आरटीआई में इंफॉर्मेशन दी है। किसकी बात कर रहे हो? एससी सब प्लान में दिखाने के लिए पैसा एलोकेट किया गया, लेकिन लगाया नहीं। और क्या उसी पैसे से हर किसी को फ्री वो चीजें दी जा रही हैं कि फ्री बस में जाओ, महिलाएं फ्री घूमें, बिजली फ्री, पानी फ्री? और अब तो बिजली पानी भी फ्री सब बंद हो रहा है। अब तो कह रहे हैं भैया कॉल करोगे उसके बाद होगी, तो कॉल करोगे तो क्या क्या जानकारी होगी? अभी आए उसी चुनाव में से जाके देखो आप, लोगों के पास में बिल आ रहे हैं, पानी के बिल आ रहे हैं, उसके बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं। पूछो जाके लोगों से, मेरे से नहीं, लोगों से पूछो, मैं तो बता रहा हूं आपको। किस बात की है वो सारी चीजें सब समझ में आ जाएंगी, धीरे धीरे सब सामने आ जाएगा। सर अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ जैसा आप चाह रहे हैं 2024 में, तो आप मोदी को ना, मतलब मोदी के अलावा किसी और किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते 2024? मैं अपने आप को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। बोलो क्या करोगे?
वो तो सभी का सपना होगा सर। सभी बिल्कुल होना चाहिए। इस देश के हर अच्छे व्यक्ति का सपना होना चाहिए प्रधानमंत्री बने। अरे मोदी की जगह तो किसी भी अनपढ़ को बिठा दोगे तो वो इससे बढ़िया काम कर लेगा। अनपढ़ आदमी तो है मोदी, और है क्या? केजरीवाल टक्कर दे सकते हैं नरेंद्र काहे का केजरीवाल टक्कर दे सकता है? वो छठा हुआ बेईमान है, मैंने बता तो दिया। राहुल गांधी के अंदर वो काबिलियत है कि प्रधानमंत्री वो बन सकते हैं और Yes. बनने के बाद वो काम करेंगे। बिल्कुल देश के है। जो लोगों की उम्मीद बिल्कुल है, है। जो आशाएं हैं। बिल्कुल है। राहुल गांधी में प्रधानमंत्री मोदी से कहीं ज्यादा काबिलियत है, कहीं ज्यादा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से कहीं ज्यादा ईमानदार व्यक्ति है। ईमानदार बात मैं कर रहा हूं साफ साफ, उससे कहीं ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है। किसकी बात कर रहे हो? राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकता प्रधानमंत्री? लेकिन उनकी छवि जो आपने देखा छवि तो बनाई गई की है। आज वही राहुल गांधी पदयात्रा कर रहा है ना, डेली सुबह उठ के 25 किलोमीटर चल रहा है ना, चल के दिखावे। मोदी ने चला कभी पैदल यात्रा की मोदी ने की? आप बताओ ना मुझे। पहले तो करते ही होंगे ना। कब की? नरेंद्र मोदी का। कोई नहीं की। सर उन्होंने राहुल गांधी तो करा। यात्रा की राम मंदिर के लिए यात्रा निकाली पूरे देश में। काहे पे यात्रा निकाली? रथ यात्रा रथ निकाली। यात्रा निकाली। मैं पैदल यात्रा की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी पे मतलब तो तकरीबन राहुल गांधी 80 अब चल रहे हैं ना, लेकिन अरे कोई बात प्रधानमंत्री नहीं, कभी मोदी तो चल रहा है। जब वो एक गरीब घर का लड़का था तो बचपन से उन्होंने जब कुछ चाय हालात को बेची देखा है, होगा उन्होंने। जब चाय बेची वो स्टेशन पता नहीं कहां गया, जब वो पढ़े वो अंग्रेजी मतलब वो क्लास और वो स्कूल कहां गए, कोई दोस्त नहीं है। बहुत उसकी पुरानी बात बात है सर। हाँ बहुत याद पुरानी, रखता है। मुझे याद है बहुत पुरानी है। तभी तो पुरानी मार्कशीट निकाल के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की गृह मंत्री दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की ये है, बीए की सर है, उस MA रथ की है। यात्रा में राज की यात्रा में क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं? कौन सी यात्रा में? जो राम मंदिर वाली जो यात्रा निकाली थी, रथ यात्रा। वो मंदिर वाली यात्रा अगर निकाली तो किसी धर्म विशेष के लिए निकाली, और किसी भी पॉलिटिशियंस को ये नहीं करना चाहिए, और प्रधानमंत्री को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, या किसी भी मंत्री को, सरकार में रहने वाले किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी अगर यात्रा निकाल रहे हैं तो वो देश के लिए कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। जमीन आसमान का अंतर है, देश जमीन जुड़ेगा। आसमान का। देश जुड़ेगा, जुड़ना चाहिए, क्या दिक्कत है? देश वो को तो जुड़ना चाहिए, लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, और लोगों को इकट्ठे होके इस ये जो सरकार है, लुटेरी सरकार है, भाजपा की सरकार है, मोदी की सरकार है, उखाड़ के फेंकना चाहिए इसको। कहते हैं कि हमारा देश जो है अभी अर्थव्यवस्था में टॉप गियर पे चल रहा है। अपने आप कहने में क्या दिक्कत है? कहते रहो, कितने भी छापते रहो, पर्चे छापो, खूब हल्ला मचाओ। हकीकत में क्या है मुझे आप बताइए। पिछले 2 साल में देश में जो टोटल 18 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर समझते हो कि एक व्यक्ति रहता इस प्रदेश में है और वो कमा देश के दूसरे ही जगह दूसरे राज्य में, दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए जाता है। तो 18 करोड़ इस तरह के मजदूर हैं। पिछले 2 साल में 12 करोड़ लोग, 12 करोड़ मजदूर, प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गया। 12 करोड़। और इसके अलावा जो युवा बेरोजगार है उनकी जो संख्या है, जिन्होंने अपना नाम लिखा रखा है, वो संख्या है 10 करोड़। यानी 22 करोड़ लोग तो सीधे सीधे ये बेरोजगार हैं। और करोड़ों लोग ऐसे हैं इस देश में जो इस देश में अब रोजगार मिलने की उम्मीद ही खो चुके हैं। सर आखिरी सवाल। भयानक। अभी पहले यह सवाल पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा इतनी बड़ी संख्या में कई गुना, लगभग 10 गुना जी सर। आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ गया उनका, जो बेरोजगार युवा हैं और बेरोजगार लोग हैं। किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ गया, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनकी आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ गया। क्या सरकार का इस पर ध्यान है? जो किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी, वो किसानों की आय जितनी थी उससे भी 35 से 40% कम हो गई। लेकिन सर अभी जो है क्या नाम है, आपको पता होगा कि जो बाई इलेक्शन हुआ था रामपुर में, वहां पे जो है क्या नाम है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि यहाँ पे फिर से चुनाव कराया जाए। यहाँ पे बहुत एक बड़े तौर पे जो है तरीके से जो है धांधली हुई है। क्या धांधली हुई है बताओ आप? मैं लोगों मेरी को वोट जानकारी में तो नहीं है। लोगों को और वोट अगर डाल- अखिलेश यादव जी ये बात कर रहे हैं तो ये बड़ा गंभीर मसला है। भाई अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अपनी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। 33% के आसपास वोट शेयर रह गया रामपुर में। नहीं तो अगर 33 रामपुर जैसे शहर में जहां 60% से ऊपर जाना चाहिए, वहां 33% वोट रह गया है। पुलिस ने लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। क्या इलेक्शन कमीशन की निगाह में नहीं है या क्या? और इलेक्शन इस बात पर भी चुप है, तो क्या इलेक्शन कमीशन ईमानदार है क्या? यही बेईमानी, यही गड़बड़ी तो लगातार हो रही है कि शासन प्रशासन के माध्यम से जो मुस्लिम एरिया है या जिन इलाकों में सरकार चाहती कि यहां वोट नहीं डालने दिया जाता, पुलिस की गुंडागर्दी के माध्यम से उसको रोका जाता है। क्या वोट डालने कोई से प्रावधान है कि अगर एक लिमिट से कम अगर वोट शेयर रह जाते तो दोबारा वोट
इलेक्शनों में प्रावधान है इसका? नहीं, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि भाई ऐसे इलाकों में जहां 60% से ज्यादा वोटिंग होना चाहिए, 70% तक जाता है, वहां 33%। और जब लोग शिकायत कर रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूं कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाइए, इंक्वायरी करवाइए। ऐसे ईमानदार लोग अभी भी इस देश में बचे हैं, उनको ईमानदार जज बचे हैं, चाहे रिटायर्ड भी हों, आप उनकी अध्यक्षता में कमीशन बनाइए ना, इन्वेस्टिगेशन कराइए, पता लग जाएगी आपको दूध का दूध पानी का सर पानी आप सब साफ हो जाएगा। लगातार बोल रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको रिजल्ट आएगा? कहां का रिजल्ट? जो जिन मुद्दों पर आप आवाज उठा रहे हैं भाई मैं तो यही कह सकता हूं कि लोगों को सद्बुद्धि मिले, वो नींद से जागें, अपने आप को, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए जगें। राजनीति को अपनी महबूबा की तरह प्यार करें, अच्छे लोग राजनीति में आए और इन गुंडों के हाथों से, इन जिन लोगों ने देश को लूट रहे हैं, इनके हाथों से सत्ता छीन लें और छीनकर अच्छे लोग सरकार बनाएं, ताकि इस देश का कुछ भला हो सके, इस देश की जनता का कुछ भला हो सके। थैंक यू धन्यवाद सर।